अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सोम्या इक़्तिदार, लेकर आपके लिए प्रोग्राम मैं रोज़ा रख सकता हूं, रोज़ा और आपकी सेहत। नाज़रीन, अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह डालें तो हर तरफ रमज़ान की गहमा गहमी नज़र आती है। सहरो अफ्तार का नया मामूल जहां अपने साथ बहुत मज़ेदार पकवान लेकर आता है, तो हर तरफ ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े रमज़ान की सरगर्मियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मेज़ पर तरह तरह के पकवान, जिनमें पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, बस देख के मज़ा आ जाता है। लेकिन कहीं इन सब खानों के बीच हम रमज़ान का असल मकसद भूल जाते हैं। रमज़ान हमें सिखाता है खुराक में इत्तदाल पसंदी, लेकिन इन सब चीज़ों के बेजा इस्तेमाल से, खुराक की ज़्यादती से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है जिसे आम फहम ज़बान में लोग कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां कहते हैं, लेकिन हम इसे मेडिकल टर्म्स में डिसलिपिडीमियास कहते हैं। ये डिसलिपिडीमियास क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब बातों पर और इन इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने साथ दावत दी है डॉक्टर बिल्किस शबीर को, जो कि मेयो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर साहब। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये कोलेस्ट्रॉल असल में है क्या? जब भी हम फैट लेते हैं डाइट में, तो बेसिकली दो चीज़ें जो फॉर्म करती हैं, एक कोलेस्ट्रॉल है और एक ट्राइग्लिसराइड्स है। इनिशियली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं। ट्राइग्लिसराइड काइलोमाइक्रोन एक पार्टिकल होता है, उसमें ब्लड के रास्ते मसल्स में, पट्ठों में और जो फैट टिश्यू है बॉडी का, उसमें जाके डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। कुछ इसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो लिवर में जाते हैं और वहाँ कोलेस्ट्रॉल की वेरियस फॉर्म्स बनती हैं, जो डेंसिटी के लिहाज से वेरी लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। मतलब हाई है, उससे कम है, फिर उससे कम है, उससे कम। बिल्कुल ठीक। जो वेरी लो डेंसिटी है, आपको पता है कि फैट की डेंसिटी कम है, वेरी लो डेंसिटी में फैट ज़्यादा है, और हाई डेंसिटी जिसमें प्रोटीन पार्ट ऑफ द पैकेज ज़्यादा है, वो हाई डेंसिटी कहलाती है। अब इनमें से हाई डेंसिटी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें फ़ैट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, और उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो जज़ब कर सकती है फैट बॉडी के वेरियस टिश्यूज। अच्छा, यानी कि वो कम कर देती है, वो कम करती है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वेरी लो डेंसिटी और लो डेंसिटी जो है, उनमें फैट कंटेंट ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यानी कि जो हाई डेंसिटी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और जो लो डेंसिटी है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। आजकल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ये फ्रीक्वेंटली जिक्र होता है कि मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है, खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ गई है। तो क्या इसकी कोई टाइप्स होती हैं? ये बूढ़ों में होता है, जवान लोगों में भी हो सकता है, मतलब ये बीमारी असल में है क्या? बेसिकली इसकी ना ब्रॉडली दो किस्म की इकसाम है। एक होती है जिसको हम फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियास कहते हैं। फेमिलियल मतलब कि मरूसी? फेमिलियल का मतलब है कि मरूसी, ये फैमिली में रन करता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। उन डिफेक्ट्स की वजह से या तो कोलेस्ट्रॉल सही तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रही डिफरेंट टिश्यूज से, यानी कि ब्लड में उसकी मिकदार ज़्यादा हो रही है, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। हाँ, उसकी जो तोड़ फोड़ का अमल है वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में काइलोमाइक्रोन का लफ्ज़ बोला था, जिनमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत होते हैं, उनका ब्रेकडाउन कम हो गया। कहीं ना कहीं कोई एंजाइम डिफेक्ट है, कोई रिसेप्टर वो जगह होती है जहाँ एक मॉलिक्यूल जाके सेल पे लगता है, कुछ उसके डिफेक्ट्स हैं। इस तरह डिफरेंट डिफेक्ट्स हैं, डिफरेंट लेवल्स पे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। इनको कहते हैं फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियास। और दूसरे एक्वायर्ड, यानी कि कुछ और बीमारियां हैं जिनके साथ लिपिड के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। इसमें टॉप मोस्ट जो है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स, एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर, कुछ गदूदों के मसले, थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म, फिर एज सच ओबेसिटी, मोटापा जो आजकल बहुत कॉमन है, ना सिर्फ हमारी कंट्री में, इवन अब्रॉड। तो ऑल दीज में लीड टू इंक्रीज इन द लिपिड लेवल्स। हाँ, ठीक है। तो आजकल देखा गया बड़ा जिक्र होता है कि ये वाला कुकिंग ऑयल, वो वाला, टीवी पे ऐड आ रहे होते हैं, हमारा कुकिंग ऑयल सबसे बेहतर है, ये UH3 ट्रीटेड है, इसमें विटामिन A है, इसमें विटामिन D है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, कैनोला ऑयल, कौन सा ऑयल अच्छा है? मैं ये बहुत देर से पूछना चाह रही थी कि इनमें फ़र्क क्या है और ये क्यों बेहतर है? इस पर बहुत सारी ट्रायल्स हुई हैं, ये फोकस ऑफ अटेंशन रहा है बहुत सालों से, और इसमें कोई शक नहीं कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है,
कैनोला ऑयल भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी वो चीज़ है जो आप अफोर्ड कर सकें। और हर चीज़ में एतदाल पसंदी, जैसे आपने शुरू में एतदाल पसंदी का लफ्ज़, मियाना रवि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मसलन कई किस्म की डाइट्स आई ट्रीटमेंट लिपिडीमियास की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में। एक थी स्टेप 1 डाइट, उसमें उन्होंने कहा कि 1/3 जो कैलोरीज आप लेते हैं टोटल, उनका 1/3 फैट होना चाहिए। तो इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में कई किस्म के डाइटरी रेजिमेंट्स आए। एक थी स्टेप 1 अप्रोच। स्टेप 1 में ये था कि टोटल कैलोरीज जो एक बंदा दिन में लेता है उसके 30% या लेस फैट होनी चाहिए, और उस 30% में से सिर्फ 10% होनी चाहिए जो हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स, देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, और बाकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो जिस तरह आपने कैनोला ऑयल बोला है, ऑलिव ऑयल बोला है, इसमें ज़्यादा होते हैं। फिर आई स्टेप 2 अप्रोच। स्टेप 2 में था कि 10% फैट 30% फैट हो, और उससे मज़ीद उन्होंने कम कर दिया कि सैचुरेटेड 10 के बजाय 7% हो। मतलब उन्होंने सैचुरेटेड को बिल्कुल कम करने और बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड को फोकस किया। फिर एक आई मेडिटेरेनियन डाइट जो अब ज़्यादा इन प्रैक्टिस है, और जिस पे आप जो कह रही हैं ना डिफरेंट टीवी पे आते हैं ऑयल्स के इश्तिहार, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मेडिटेरेनियन डाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल फैट्स की लिमिट 40% तक हो सकती है, 35 to 40%, 30 के बजाय 40%, लेकिन दे शुड बी बेसिकली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, ठीक। हम ये एक आपने भी देसी घी का जिक्र किया, तो पहले ज़माने में लोग कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमारी सेहतें इतनी अच्छी हैं इसलिए क्योंकि हमने देसी घी के पराठे खाए हुए हैं, और आजकल की नौजवान नस्ल बड़ी कमज़ोर है, इनको कोई इनमें ताकत नहीं है जिस्म में, इसलिए क्योंकि इन्होंने देसी घी नहीं खाया हुआ। तो बड़ी ये कंट्रोवर्शियल सी बात है, देसी घी हार्मफुल है, बेनिफिशियल है, इसके नुकसानात हैं, फ़ायदे क्या है? देखें जी, देसी घी बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, लेकिन प्रोवाइडेड आपकी एक्टिविटी लेवल, आपका लाइफस्टाइल वैसा हो कि आप उसको बर्न कर सकें। अब जिन बूढ़ों की आप बात कर रहे हैं जो देसी घी के 2 पराठे और 2 अंडे, देसी घी में 2 से 4 अंडे खाया करते थे, और मक्खन, दूध, अब उनका क्या काम था? अगर उन्हें कॉलेज जाना है तो पैदल जाना है, अगर उन्होंने काम पे जाना है तो या तो साइकिल पे जाना है या पैदल जाना है। किसानों, जो किसान हमारे हैं, हल चलाया, पूरा दिन फिजिकल लेबर, उन्हें बर्न आउट कर लिया। हाँ, अच्छा, अब आप आजकल का लाइफस्टाइल देखें, हम नौजवानों का, सुबह उठे, गाड़ी में स्कूल गए, मोटर बाइक में स्कूल गए, गाड़ी में गए, रिक्शे में गए, वैन्स में गए, आप सड़क पे जाते हैं, आपको एक बिल्कुल अपराइज ऑफ व्हीकल्स नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू जो कुछ साल पहले था। तो उसकी यही वजह है ना कि हम बेसिकली ऑटोमोबाइल बेस्ड सोसाइटी हो चुके हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि डाइट में क्या क्या, जिन लोगों को ये बीमारी है, जैसे उन्होंने कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराया है तो वो ज़्यादा है, पहले तो ये बताएं कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, और अगर उनका ज़्यादा है नॉर्मल से तो उन्हें अपनी खुराक में क्या एहतियात करनी चाहिए? जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है ना, जिसमें वेरी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी सारे आ जाते हैं, इट शुड बी लेस देन 200। अच्छा, अब जो रिसेंट रिकमेंडेशंस आई हैं वो 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक आ गई हैं। अगर तो एक शख्स है जिसको हार्ट का कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको कोई एक रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर से मुराद ये है वो मेल है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, मोर देन 55 है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, कोई उसको ब्लड की क्लॉट करने की टेंडेंसी है फैमिलियल एक्सेट्रा, या स्मोकर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर इनमें से कोई फैक्टर है तो जो कोलेस्ट्रॉल जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे वो है 160। कहाँ 200, कहाँ 160। मतलब जिन लोगों के रिस्क फैक्टर्स हैं उनका नॉर्मल से लोअर कट ऑफ वैल्यू पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के 2 रिस्क फैक्टर्स हैं और अभी हार्ट अफेक्ट नहीं हुआ और सिर्फ 2 रिस्क फैक्टर्स हैं, तब 130 पे आप डाइटरी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको हार्ट का भी मसला है या फिर उसको हार्ट का कोई मसला नहीं और सिंपली डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ज़ियाबीतस का मर्ज है, उसमें भी बड़ा केयरफुल अप्रोच 100। सो कहाँ 200, कहाँ 100। सो
ये लेवल्स को एक्यूरेटली मेजर करवाना और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना। अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहते हैं कि 20 ईयर से अबव एज पे एवरी 5 ईयर अच्छा आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं। 20 ईयर से अबव, मतलब कि नौजवानों को भी चेक कराना चाहिए। और एंड मोर देन 40 में एवरी ईयर। और अगर हार्ट डिजीज़ है और अभी तक हाइपरलिपिडीमिया प्रूव नहीं हुआ, फिर एवरी 6 मंथ्स। और अगर लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, हार्ट डिजीज़ भी है, तब एवरी 3 मंथ्स, अगर कंट्रोल है ड्रग्स से या डाइट से, व्हाटएवर। रमज़ान मुबारक का महीना है, तो कोई एक आखिरी मैसेज लिपिड्स के हवाले से, लिपिड के डिसलिपिडीमियास को कंट्रोल करने के लिए आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें? लेकिन जी, रोज़ा जो है ना, हम अल्लाह के लिए रखते हैं और अल्लाह ताला ने हमें मियाना रवि बरतने की तलकीन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कभी पेट पूरा भर के ना खाओ। 1/3 खुराक के लिए रखो, 1/3 पानी के लिए रखो और 1/3 हवा के लिए छोड़ दो। इसका ये इससे बड़ी मैसेज कोई नहीं हो सकता। बाकी इस्लाम तो बिल्कुल एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसने सब बता दिया है हमें, हम सिर्फ उस पर अमल कर लें तो बहुत सी बीमारियों से बचें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू विद अस। नाज़रीन, आज हमने बात की कि किस तरह खून में चिकनाई की मिकदार हमारे दिल पर असरअंदाज होती है। जहां हम शुगर की, ब्लड प्रेशर की, मोटापे की बात करते हैं, वहां खून में चिकनाई की मिकदार को टेस्ट कराना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि खून में चिकनाई की मिकदार हमारी नालियों में जमा हो जाती है और फिर उससे हार्ट की ब्लड सप्लाई मुतासर होती है, जिससे दिल की बीमारी बढ़ जाने का खदशा है। इस नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।